चैप्टर नंबर 1 जो हम रिवाइज करने वाला है दैट इज व्हाट नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या था? जितना देश में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा। यानी क्या बोला मैंने? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है। ठीक है, अब देश यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या था? अगर मैं देश के बारे में बात करूं, इंडिया के बारे में बात करूं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या था? बेसिक कंसेप्ट याद है? अगर हम लोग पूरा का पूरा नेशनल इनकम को डिवाइड करें, ठीक है, अगर पूरा का पूरा नेशनल इनकम को डिवाइड करें तो वी कैन ड्रिल डाउन टू 3 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट जो है वो डिस्कस किसके बारे में करता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, बहुत बेसिक वाला पार्ट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है? आपका जो पैसा है अल्टीमेटली एक फ्लो में चलता है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, चाहे वो गुड्स और गुड्स के बीच में हो, चाहे वो सर्विसेज के बीच में हो, या फिर मनी और मनी के बीच में हो। ठीक है, दो टाइप का फ्लो था। क्या क्या था आपका? रियल फ्लो और मनी फ्लो। कौन से में फिजिकल गुड्स ट्रैवल होता है? रियल फ्लो। फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज किसमें मूव करता है? आपका रियल फ्लो में। और कौन सा पैसा में ट्रैवल होता है? मनी फ्लो। याद आ रहा है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट था, स्टॉक और फ्लो का। याद है आपको? स्टॉक और फ्लो का कौन सा जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है? स्टॉक। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, ये क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, फ्लो कॉन्सेप्ट। यानी कि जो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में गिन रहा है तो क्या बोलेगा हम लोग? स्टॉक, बराबर। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट हो रहा है उसको क्या बोलेगा हम लोग? फ्लो। और अपने को डिकोड अगर करना है, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, तो अपन क्या करेंगे? अपने आप को पूछेगा कि ये बैलेंस शीट का आइटम है या प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता, आपको याद होगा, आपको क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना होगा। बट अगर प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलेगा कि बैलेंस शीट का आइटम है तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? स्टॉक। और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है तो फ्लो आइटम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया। माइंड यू कि आपके सिलेबस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला पार्ट है, यानी फर्म्स और हाउस होल्ड वाला पार्ट है। ठीक है, इजी वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर स्टॉक एंड फ्लो वाला पार्ट होता है। फिर नंबर 3 एक और टाइप का था, क्या था आपका उसमें? लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, बराबर। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस और इंजेक्शन में क्या था? अल्टीमेटली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि पैसा जो है हमेशा उस फ्लो में ही रहे। कोई ना कोई कारण से पैसा जो है बाहर निकल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोरोना वायरस आया था तो उस समय क्या हुआ था? आपका लोग बाग ने क्या किया? सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया। जब सेविंग्स ज्यादा स्टार्ट करने लगे तो मार्केट में पैसा का कमी हो गया था। मार्केट बोले तो सर्कुलर फ्लो में पैसा का कमी हो गया था। तो इससे क्या हो रहा है? आपका जो पैसा है वो क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो से या मार्केट से लीक हो गया। लीक होकर किसके पास चला गया? सेविंग्स के तौर पे लोगों के पास चला गया। तो इसको क्या बोलेगा? लीकेजेस। क्योंकि मार्केट फ्लो जो था, मार्केट में जो सर्कुलर फ्लो था उससे पैसा निकल के लोग अपने पास में रख लिया। यानी कि सेविंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लीकेज। समझ में आया? यानी कि देखो अपने को क्या करना है? अगर लीकेज पूछेगा ना, सिंपल सा बात है, मार्केट को सोचना है। मार्केट में अगर पैसा मार्केट से अगर पैसा अपन निकाल रहा है तो वो क्या हो गया? लीकेज। अब लिख लिया कैसे? सेविंग्स किया आपने, ठीक है, या फिर आपने क्या किया? स्क्रिप्ट खरीद लिया गवर्नमेंट का कोई सा। अब गवर्नमेंट ने जैसे स्क्रिप्ट खरीदा, आपने पैसा क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। मार्केट में पैसा है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो गया? लीकेज। समझ में आया बात आप लोगों को? ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद ना थोड़ा सा टाइम मिलेगा आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, नहीं तो एक बार के लिए फ्लो टूट जाएगा आप लोग का। ठीक है, और इंजेक्शन क्या हुआ? मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस करना। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास पैसा तो था नहीं, मार्केट में पैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोरोना के चक्कर में नहीं था। गवर्नमेंट क्या किया? लोन वगैरह लिया, कुछ लिया और उससे क्या किया? मार्केट को इन्फ्यूज कराया पैसा से। या फिर रिजर्व बैंक को बोला तुम एक काम करो, करेंसी इशू करो। रिजर्व बैंक करेंसी इशू आप क्यों करने बोलेगा? ताकि मार्केट में पैसा आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। समझ में? लीकेज मतलब निकलना, इंजेक्ट मतलब डालना। कहां पे? आपको मार्केट में अगर आप पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? इंजेक्शन। और अगर मार्केट में से पैसा निकाल रहा है उसको क्या बोलेगा हम लोग? लीकेज। ठीक है, आप लोग का बुक्स जो है उस पर लीकेज इंजेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस जो है कम आया हुआ एग्जाम में, इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लीकेज इंजेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो पार्ट है वो बहुत बार पूछा हुआ है। देखो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस तो आ ही सकता है, वो तो नॉर्मल सा बात है, बट अब तो अलग से बात बताए हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट से, तो वो जो है लीकेज इंजेक्शन जो है अलग पार्ट है थोड़ा सा, तो वो वाला पार्ट एक बार देखना है आप लोगों को। स्टॉक फ्लो डायरेक्टली नहीं पूछता जनरली, ठीक है, उससे जनरली क्या होता है एग्जांपल्स की तरह पूछता है आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप लोग क्या पढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो रीडिंग करेगा ही आपको, बट चांसेस कम है कि उसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे आपको, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है आपको? सबसे पहला स्टॉक एंड फ्लो का एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट स्टॉक है, कौन सा कॉन्सेप्ट फ्लो है, समझ में आया आप लोगों को। नंबर 2 क्या है? लीकेज और इंजेक्शंस।
और अगर चांसेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का तो नॉमिनल फ्लो रियल फ्लो वाला जो पार्ट है ना उसका पूछने का चांसेस रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड के ऊपर जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा है, ठीक है। तो रिवीजन समझ में आया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, इंजेक्शन का वो वाला पार्ट, ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, इजी। नेक्स्ट मूव करता है हम लोग बेसिक कंसेप्ट, 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पहला यूनिट अपन ने कर लिया। नंबर 2 यूनिट क्या है आपका, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट जाने से पहले अपना क्या वर्ड था, जीडीपी, जो मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया अभी। जीडीपी का मतलब क्या है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, क्या बोला मैंने, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है। जब मैंने वर्ड देश बोला है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बोला है, ठीक है, तो उसका हमको जानना पड़ेगा ना भैया देश का कौन सा पार्ट है, पानी का कौन सा पार्ट देश में इंक्लूड होता है, फिजिकल एरिया तो लोग समझ में आता है। ऐसा कोई चीज है क्या जो इंडिया के बाहर है तो उसको इंडिया का पार्ट अपन मानता है, याद आएगा हल्का हल्का आप लोगों को, ठीक है, वो आएगा। जब हम लोग इनकम के बारे में बात करें, कौन सा इनकम इंक्लूड करना है हम लोग को, ट्रांसफर इनकम होता है एक फैक्टर इनकम था, तो कौन सा इनकम को अपन नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे वो अपने को समझ में आएगा। चलो बाकी लोगों को पता फैक्टर इनकम, वो भी डिस्कस करेंगे। और गुड्स कौन सा आएगा, फाइनल गुड्स आएगा या इंटरमीडिएट गुड्स आएगा, ठीक है, फाइनल गुड्स आएगा। तो अब मुझे बताओ इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या डेफिनेशन था आपका। एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स वाला पार्ट, इंडिया में जो पॉलिटिकली इंडिया का पार्ट बनाया हुआ है उस पार्ट को अपन इंडिया का पार्ट मानता है। इसमें कुछ इंक्लूजन्स था अगर आपको याद होगा तो। नंबर 1 क्या था, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट था क्या, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय होम, नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्या बोला, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय व्हाट, नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखो जितना हो सके अभी याद करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या बोला मैंने, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, फ्लाइंग बिटवीन 2 डिफरेंट, मतलब कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट से ओन एंड ऑपरेट कौन कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं। अगर वो 2 जिनको बीच में सर्विस दे रहे हैं, एयर एशिया अगर चाइना और इटली के बीच में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एयर एशिया कहाँ का है, इंडिया का है, ऑपरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है इंडिया का, ओन कौन करके रखा है, रेसिडेंट करके रखा है, तो भले ही वो इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है बट वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। नंबर 2 क्या था आपका, फिशिंग वेसल्स, याद है आपको, रिग्स, ठीक है, वो क्या था, कहाँ पे आपका, फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ऑल, ठीक है, नेचुरल गैस ऑयल एक्सट्रैक्शन कहाँ पे, इंटरनेशनल वाटर में। याद है आपको 200 नॉटिकल माइल का बताया था मैंने, 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई भी कंपनी जाता है और ऑयल रिग्स ये सब निकालता है आपका, तो वो भले ही इंडिया के बाहर है, क्योंकि इंडिया का पार्ट कितना था, 12 नॉटिकल माइल्स। याद है आप लोगों को, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का पार्ट, इंडियन वाटर्स था, उसके बियॉन्ड क्या बना था, इंटरनेशनल वाटर। तो इंटरनेशनल वाटर में होने के बाद भी अगर आपका पर्पस जो है वो अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन रिग्स ये सब निकालना है, फ्लोटिंग वेसल्स को निकालना है, तो वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। समझ में, भले ही वो इंडिया के बाहर है पर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। नंबर 3 क्या था आपका, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। याद है आपको, क्योंकि इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रहा है, कहाँ का है, इंडिया का है ना, आर्मी इंडिया का है, बाहर सर्विस दे रहा था, फिर वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इजी है। कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, नंबर 1 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर बाहर कंट्री का इंडिया में है, वो याद है पाकिस्तानी एम्बेसी, ठीक है, वो वाला पार्ट हो गया। फिर नंबर 2 क्या था आपका, याद आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, UNO, अगर उसके ऑफिसेस इंडिया में सेटअप है, भले ही वो इंडिया के अंदर है बट उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेगा। क्लियर है वाला पार्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या था आपका, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर यूएन क्या बोला है, जहां पे गुड्स जो है इजीली मूव, फ्रीली मूव करता है। क्या क्या इंक्लूजन है, नंबर 1 ships and aircraft owned and operated by normal residents flying between different countries. Number 2 फिशिंग वेसल्स, रिग्स, ऑयल क्राफ्ट जो है आपका नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन कहां पे, इन द इंटरनेशनल वाटर। नंबर 3 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, कंसल्टेंट्स जो कि इंडिया का है बट वो बाहर ऑपरेट कर रहा है। नॉन इंक्लूजन आपको याद है, उसका टोटल ऑपोजिट कर दो आप लोग, चलेगा ये वाला। नंबर 2 आपका था, याद है आपको, ये जो मैं बोला था रेसिडेंट्स बोला अभी ऊपर में, याद है आपको, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स बोला, तो भैया रेसिडेंटशिप एक होता है और एक सिटीजनशिप होता है, आपको याद है, पहले मैं डिस्कस करता सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप में क्या था आपका, अगर आपका जन्म इंडिया में होता है, अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट यू बिकम द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, या फिर नंबर 2 आपने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को अगर पूरा कर दिया तो आप उस कंट्री के क्या बन गए, सिटीजन बन गए। दोनों के बीच में क्या था, और था या एंड था, और था ना, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, आप लोग सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या था, रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप में क्या था आपका, और था या एंड था, इतना बता दो, एंड था। एंड क्या था, नंबर 1 अगर आप इंडिया में अप्रोक्सीमेटली क्या 1 साल से ज्यादा अगर आप इंडिया में हो, क्या बोला मैंने, 1 साल से ज्यादा अगर आप इंडिया में हो, एंड या और एंड आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या बोला, सेंटर ऑफ
इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसको जो नहीं बोलेगा बताना पाप लगेगा, ठीक है, पेट खराब हुआ बताना, संडे का दिन है, ठीक है। बताओ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ करता है, लाई कहाँ करता है, इंडिया में लाई करता है। समझ में आया तो आपको क्या बोलोगे, आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों ने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक ट्रेड दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली एकदम, रेजिडेंशिप सिटीजनशिप बैठ गया दिमाग में। इसमें कोई डाउट यहाँ वाला पार्ट तक कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स वाला पार्ट पढ़ ले एक बार, ठीक है। अब मुझे पहले बताओ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या, फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू बढ़ा रहता है क्या, ठीक है। कौन सा को हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट बनाएगा, डोमेस्टिक इनकम, फाइनल। या हम लोग डिस्कस नहीं करें फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, पता है क्या आप लोगों को। फाइनल गुड्स क्या होता है, दो चीज के लिए यूज होता है, क्या चीज, या तो आपका फाइनल कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा अपना पर्सनल यूज के लिए, वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स। और उसमें कहाँ आ रहा है, कंजम्पशन है इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन में आ रहा है क्योंकि मैंने अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है। और किसमें आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने गाड़ी खरीदा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, घूम रहा हूँ, ठीक है। फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। उसके अंदर कौन सा, कंजम्पशन वाला पर्पस के लिए, क्योंकि खुद का कंज्यूम कर रहा हूँ। सर गाड़ी वाड़ी देख के बड़ा एसेट्स देख के नहीं देखना, आपको ये देखना है कि यूज कहाँ हो रहा है। अपन अपना पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करें तो वो क्या हो गया, कंजम्पशन। जरूरी नहीं कि हम हर चीज को कंज्यूम ही करें, ठीक है। अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स हो गया। और अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहा है, मैंने गाड़ी खरीदा उबर में डाला, वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स तो है बट वो कहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। समझ में आया। अगर मैंने गाड़ी खरीदा, ठीक है, आपने सुना वो डीसी ब्रांड सुना, डीसी अवंती आया था, याद है आपको, डीसी आया था। डीसी क्या करता है, जनरली गाड़ी आता है, गाड़ी को मॉडिफाई करता है, फर्दर बेचता है। तो उसके लिए, डीसी के लिए, ठीक है, मुझे बताओ वो गाड़ी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक नंबर 1 फर्दर रीसेल हो रहा है या फिर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। सुनो डिफरेंस दो, इन्वेस्टमेंट और फर्दर प्रोडक्शन में डिफरेंस समझ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, आप लैपटॉप देके कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, समझ में आ रहा है, आप लैपटॉप देके कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वही सेम सामान फर्दर प्रोड्यूस हो रहा है। गाड़ी में मॉडिफिकेशन हुआ, फर्दर प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, बट वो गाड़ी में मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया आप लोगों को बात में। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तो इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रेंड ब्रेक होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट आई डाउट कि अब आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। बहुत बार पूछा मैं, ठीक है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंस, एग्जाम्पल, सब कुछ पूछा मैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया। फिर याद आया ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। कहाँ पे आप मेहनत मशक्कत कर रहे हो, फैक्टर इनकम में, और कहाँ पे आपने ऐसे कोई सर्विस इन रिटर्न नहीं दिया बट आपको इनकम मिल रहा है। एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम, पेंशन इज एन इनकम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। अगर आपने रेंट मिला आपको तो वो कहाँ आएगा, ट्रांसफर इनकम आएगा। फैक्टर इनकम है क्योंकि वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, जो कि क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले अगर कुछ भी आपको इनकम मिल रहा है तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या, आप कुछ मेहनत आप नहीं कर रहे हो, चलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। और नेशनल इनकम में कौन सा इनकम आता है, फैक्टर इनकम, और डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम। अगर कहीं पे एडजस्टमेंट आया, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, याद है मैंने आपको बताया था अभी, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको अपन नेशनल इनकम में पार्ट लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा, बिकॉज द वर्ड क्या लिखा हुआ है, करंट ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम। इजी है ये, एडजस्टमेंट आता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन के वक्त में, इसको आपको नहीं लेना है। हमेशा नेशनल इनकम का सम्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग हल्का हल्का। अभी बता देता आप लोगों को, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है, आपको हमेशा नीचे में नोट लिखना है, ठीक है। ट्रस्ट में बहुत जन नोट्स भूल जाता है, ठीक है, अपना ऑलरेडी एज रहेगा, ठीक है। एज ऑप्शन कुछ दिया लिख लेगा, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या फिर ट्रांसफर इनकम, एंड ट्रांसफर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम। समझ में आया, लिख देने का चांस लेना ही नहीं है। समझ में आया आप लोगों, क्लियर है, ठीक है। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब सिर्फ कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स याद है क्या आपको, जो अपन कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा है वो क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स, और जो अपन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहा है तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। तो ये उसका पार्ट था, फाइनल गुड्स का पार्ट था, याद है आपको। फाइनल गुड्स के अंदर 2 था आपका, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक्स। ये समझ में आया। अभी क्या हमने डिस्कस किया, पहला पार्ट
बेसिक कंसेप्ट समझ आया? पहले क्या डिस्कस किया? सॉरी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया, दिमाग में सेट हो गया। नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट, ये आपका सेट हो गया अच्छे से, पक्का। नंबर 3 होगा आपका एसेंशियल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, याद है आपको? मैं लिख के नहीं बताता, आपको डायरेक्टली बताता हूँ, पूछता हूँ। ग्रॉस से नेट अगर मेरे को जाना है, मैं क्या करूंगा? माइनस डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रॉस जाना तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का और नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है? तो नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में और क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी क्वेश्चंस भी पूछता है, जिसका अलग नाम भी बोलता है। तो डेप्रिसिएशन और नाम क्या बना? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? ये वाला पार्ट समझ में आया? नंबर 2 क्या है आपका? नंबर 2 क्या है बताओ मेरे को, ठीक है? ठीक है, नंबर 2 क्या है आपका? बताओ मेरे को, बताओ 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 बताओ। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जाना तो क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआईटी। एनआईटी बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी कैसे निकालता है? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी बोले तो इनकम टैक्स का एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? तो क्या है? जीएसटी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और इनकम टैक्स इनकम के ऊपर। अगर आप इनकम कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। समझ में आया आप लोगों को? और एनआईटी कैसे निकालता है आप लोग? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है आपका? अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना तो क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी, ठीक है? क्लियर है? नंबर 3 क्या था आपका? डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआईए और माइनस एनएफआईए। और एनएफआईए कैसे निकालेगा अपन? फीफा माइनस फीफा, माने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है? अब सुनो, अगर लिखा हुआ है, अच्छा नेट वर्ड क्यों लिखा हुआ रहेगा हमेशा? नेट वर्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? आपस में सेटलमेंट करने के बाद में। अगर दिया हुआ एनएफआईए नेगेटिव, तो ठीक है, अगर एनएफआईए नेगेटिव दिया हुआ है तो क्या करेगा अपन? एनएफआईए नेगेटिव देगा तो उसका मतलब क्या हो सर? फीता ज्यादा है, फीफा कम है। अगर लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्या बोला मैंने? नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनएफआईए दिया, पेड टू है ना, दिया है, ठीक है? तो इसको क्या बोला? नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ में आया? एनएफआईए अगर नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है या फिर लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, दोनों का मतलब समझ में आया? क्लियर है ये वाला पार्ट? पक्का 100% सेट हो गया दिमाग में? 3 दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो गया पूरा प्रॉपर्ली। किसी को भी यहाँ तक इशू है? कोई इशू नहीं है, दिमाग में सेट हो रहा है आराम से। फिर नेक्स्ट बढ़ता है अपन 3 मेथड की तरफ, ठीक है? एक बार पॉज करिए। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला जो पार्ट है, 3 मेथड्स था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। क्या क्या था? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में कैसे निकालता है अपन? वैल्यू एडिशन को निकालता है। याद है आपको एग्जांपल देता मैंने, ब्रेड से सैंडविच बनाया, सैंडविच को आपने फर्दर प्रोड्यूस किया और क्या भी आपने क्या किया? उसको थिएटर में भेजा था ना, थिएटर में भेजा था अपन ने। तो क्या हो रहा है? हर प्रोसेस में क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या? ठीक है, उस वैल्यू एडिशन को अगर मैंने जोड़ा तो मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में जाएगा, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वैल्यू एडिशन को जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? जीवीए मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, बट मुझे निकालना है वैल्यू एडिशन कैसे निकालता है। वैल्यू एडिशन कैसे निकालेगा अपन? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोला? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 चीज है, क्या क्या? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। हर में 2 था, याद है आपको? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 चीज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? चेंज इन स्टॉक क्या क्या याद रखना बताओ? सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स में 2, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक में 2, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कैसे निकालेगा अपन? वैल्यू एडिशन कैसे निकालेगा अपन? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 चीज, क्या क्या था? सेल्स और चेंज इन स्टॉक, ठीक है? सेल्स में 2, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है? चेंज इन स्टॉक में 2, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और पार्ट इंक्लूड हो गया यहाँ पे सेल्स वाला पार्ट में। अगर गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो रहा है तो वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और अगर सर्विसेज यूज हुआ तुम्हारा तो नहीं आएगा। यानी अगर गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन लिखा हुआ हो तो इसमें 3 पार्ट आ जाएगा आपका, सेल्स, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन और चेंज इन स्टॉक। बट अपने को याद रखने के लिए दो का ही रखता है अपन, यहाँ से नहीं तो भूल जाएगा अपन। चलेगा, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है। अब और आपका क्या करेगा अपन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें 2 चीज था, क्या क्या था आपका? इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है, इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन में 2 चीज, परचेजेस और एक्सपेंसेस। पूरा बताओ। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में दिख रहा है, उसी एक्सपेंसेस को अपन को कंसीडर करना है। याद रखना ये वाला चीज को। अगर मशीनरी इंपोर्ट किया तो आएगा क्या? नहीं आएगा। याद आ रहा है आपको? ठीक है, बिकॉज वो डायरेक्टली फ्लो ऑफ गुड्स में दिख रहा है, आपको उसका रोल नहीं दिख रहा है। जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसी को यूज करना है। समझ में आया आप लोगों को? अगर मैंने कहा लेबर चार्जेस बोल के, तो उसको इंक्लूड करेगा क्या? क्योंकि लेबर चार्जेस जनरली आप क्या करते हो, उस प्रोडक्शन में ही यूज करते हो। अगर मैंने बोला नॉर्मल सैलरी तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज सैलरी हर जगह में आप पे करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले को भी देते हो, आईटी वाले को भी देते हो, ठीक है, हर जगह में आता है। चलेगा आप लोगों की? अगर पावर चार्जेस लिखा पावर तो वो आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा तो आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो पूरा का पूरा फैक्ट्री में यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग उसका पार्ट नहीं बनाए। चलेगा, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ये वाला पार्ट? पक्का समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आप लोगों का। अगर मैंने सारा वैल्यूएशन को जोड़ा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे जीवीए मिलेगा। जीवीए 3 सेक्टर का होता है। क्या सेक्टर का? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों का जीवीए एमपी को अगर मैंने जोड़ा और ये तीनों नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेगा? सिंपली जीवीए एमपी इज नथिंग बट व्हाट? जीडीपी एमपी। ठीक है, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? प्लस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर माइनस एनआईटी, फिर प्लस ईपीआर ना। क्या लिखेगा अपना? एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी इज नथिंग बट व्हाट? नेशनल इनकम। याद है आपको? क्लियर है ये वाला पार्ट? पूरा अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली? दिमाग में है पूरा अच्छे से आप लोग का? ठीक है, जो आप लोग का पॉसिबल चांसेस था इसमें वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चंस का वैरायटी के बारे में बात करें, एक क्वेश्चन था आपका इससे सारा का सारा एडजस्टमेंट्स था। ठीक है, जहाँ पे आपको पावर चार्जेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है प्रॉपर्ली। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी का एग्जांपल दिया हुआ है और आपको निकालना है नेशनल इनकम। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, आपको कुछ भी निकालने के लिए बोलो, वैल्यूएशन सॉरी आपका वैलिडेटेड मेथड में कुछ भी निकालने बोलो, आपको एनएनपीएफसी निकालने बोलो, एनडीपी निकालने बोलो, जीएनपी निकालने बोलो, कुछ भी निकालो। आप वो करो जो कि आपको आता है। आपको क्या निकालना आता है? वैल्यू एडिशन निकालना आता है। तो वैल्यू एडिशन निकालो। वैल्यू एडिशन कैसे निकालेगा अपन? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये करने के बाद कहां पहुंचेगा अपन? जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी। वहां से आपको कहीं भी जाना है वहां पर पहुंच सकता है। अगर बोला एनडीएएफसी निकालने के, उसका मतलब क्या हुआ? एनडीएएफसी बोले तो डोमेस्टिक इनकम। समझ में आया आप लोगों को? तो एकदम जो आता है वैसे करना। एक्स्ट्रा कुछ भी दिया हुआ हो क्वेश्चन में आपको कंसिडर नहीं करना। जितना पार्ट दिखाया है ना उतना पार्ट ही कंसिडर आप लोग करेंगे। समझ में आया? पहले ये करेगा आप लोग, उसके बाद जो निकालने बोला अपने आप निकाल लेगा। सिंपल सा बात है। और शॉर्टकट यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे करवाया वैसे ही आप लोगों को करना है। आप लोगों को मिस्टेक्स नहीं करना है। तो क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, और अच्छा मुझे बता दो गुड्स यूज फॉर सिंगल टाइम कंजम्पशन। क्या बोला मैंने? गुड्स यूज फॉर सिंगल टाइम कंजम्पशन, उसका मतलब क्या होगा? क्या चीज? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होगा नहीं, यूज फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। क्या होगा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो ज्यादातर आप लोग 1-2 बार यूज कर सकता है उसको। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो वो क्या होगा? नॉर्मल गुड्स की तरह माइनस होगा या नहीं होगा? यहाँ पे परचेज में माइनस हो जाएगा। ठीक है, वर्ड से फैंसी वर्ड्स दे आपको, बात एकदम सेम है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो कल कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। उसमें वैरायटी समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक पे दिया था, आपको याद है? गुड्स का नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है।
और रुपीज पर 10 रुपीज पर यूनिट करके दिया हुआ आपको याद है क्वेश्चन में, उस अपन नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो निकालता है, ठीक है। और कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 साल का लाइफ है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इतना है, तो अपन क्यों दिया वाला पार्ट को मशीनरी को इंक्लूड करना है, यहाँ पे दिखा आपको मशीनरी इंक्लूड करना है, नहीं करना, उसको क्या करना है हम लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना है, इसलिए बोलता हूँ टोटल एडजस्टमेंट्स वहाँ पे दिया हुआ, अब इसका सम्स किया हुआ है वाला पार्ट, वो तो करेक्ट कर पा रहे हैं पूरा पार्ट को कि कौन सा पार्ट से पूछ रहा हूँ, जिसका सम्स नहीं किया हुआ आप लोग करना, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। देखो अगर लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी या फिर वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है, लाइफ दिया हुआ 3 इयर्स और दिया हुआ 1000 करोड़, तो ये क्यों दिया हुआ है, इसका माइनस करना है कहीं पे नहीं, क्यों दिया आपको डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन कब माइनस करोगे जब आपको कुछ निकालना पड़ेगा, समझ में आया। तो पहले से वही अप्लाई कर रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, साथ में आपका दिया सेल्स भी दिया है, क्लियरिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो मतलब है क्या नहीं है, क्योंकि ऊपर का पार्ट अगर दिया तो नीचे का पार्ट आपको दरकार नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट इतना ही है, समझ में आया। कंसेप्ट जब इतना ही है तो आपको लोग हल्का हल्का कोशिश करेंगे ट्रिक करने का, अपने को ट्रिक इजी है वाला पार्ट को, जिसका भी सम्स रह गया है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है अगर आप लोग घुमा भी लोगे या फिर अगर आप अपनी नहीं भी पढ़ोगे एक बार के लिए तो भी आपका दिमाग में सेट होगी, ठीक है। खाली लैंग्वेज देखने के लिए बाद में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा क्या करना, अभी क्या करना, सम्स वगैरह जो है उसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, अगर किसी का रह गया है तो, ठीक है। अगर आप लोगों को प्लानिंग के बारे में जानना है, इकोनॉमिक्स से कैसे आपको प्लानिंग करना है, ठीक है। 90% पीपल आर वरीड अबाउट आईडी, ठीक है, बट अपने को आईडी का टेंशन लेना ही नहीं है आराम से, ठीक है। पहले मैक्रो को फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैक्रो में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, आईडी का सेकंड अटेम्प्ट ही है ये, बोझ समझ में आ रहा आपको, तो अपने आईडी तो करेगा आराम से, वो टेंशन नहीं, आज रिवाइज कर रहा वैसे आईडी वाला पार्ट भी रिवाइज कर लेगा, उनको टेंशन का बात है। और जो पॉसिबल एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैक्रो जो है अपना सॉल्व रखना है अपने दिमाग में। अब मैक्रो में क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 टॉपिक्स डिवाइड कर सकता हूँ, 2 पार्ट में। एक हो गया नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, गवर्नमेंट बजट, ये सब पार्ट हो गया आपका, और एक तरफ हो गया एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का ऐसा जिसकी कोई रेलेवेंस आपका यहाँ पे नहीं है, सही बोला ना मैंने, एग्रीगेट डिमांड अपने आप में है, तो इसको क्या कर सकता है अपन रेगुलर में कर सकता है हर काम में, क्योंकि आप बोलोगे कि आज बैठ के मैं नेशनल का पूरा खत्म करेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है आपका, तो अपन क्या करेगा उसको रोज का कर सकता है अपन हर काम में। अगर रोज का आप लोग 1 घंटा भी टाइम देता है मोर देन एनफ, अब वो 1 घंटा आप कैसे देता है आपके ऊपर है, आपको थ्योरी पढ़ना थ्योरी पढ़ो, ठीक है। बट सिंस आप लोगों का अभी हैवी क्लासेस चल रहा है, सबका मोटा मोटी मेरे को लगता है हैवी क्लासेस चल रहा है आप लोगों को, ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी आप लोगों का है, तो मैं इसलिए सजेस्ट किया बिकॉज सी द पॉइंट इज इफ आई मिक्स अप एवरीथिंग फॉर यू ऑल, सम पीपल आर स्टडीइंग बीएससी, सम पीपल आर स्टडीइंग मे बी आईपी, मैथमेटिक्स है आप लोगों का, अकाउंटेंसी है, अगर मैं सब चीज मिक्स करूंगा ना आप लोग मतलब आराम से फ्लोट करोगे बढ़िया से, एंड बाय ह्यूमैनिटीज यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू स्टडी, तो इट इज बेटर कि वो बैलेंस कर लो। अभी जब आपको पता है कि आप प्रायोरिटी अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को दे रहे हो फिलहाल, जो आपको देना भी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल की लास्ट मंथ तक आपको कभी पुश नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकल्स को, ठीक है। तो वो लोग के लिए जो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अपने प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल्स हो रहा है, हो गया है, उसको टेंशन नहीं है, वो अपनी तरफ से बैलेंस आउट करो, ठीक है। 2-3 दिन हमको ये भी बोला कि आप लोग प्लान बना के दे दो मेरे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ जो लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं आप लोग बैलेंस आउट करो विद 1 आवर थ्योरी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप लोग, जिसका मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी दोनों है, ठीक है, उसको अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मैथमेटिक्स में जहाँ आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 1 दिन का छुट्टी है, तो आप लोगों को प्लान करना है। देखो आई कैन नॉट बी सेल्फिश अबाउट माय सब्जेक्ट एंड से कि नहीं देखो तो इको ही करना है, इको तो करना है, इको करना है, अल्टीमेटली इको में मार्क्स आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या फायदा होगा बताओ, है ना। तो कोई पॉइंट नहीं है, बैलेंस आउट करो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, 2 घंटा अगर अकाउंट्स करा, 2 घंटा अगर मैथमेटिक्स पढ़ा, उसको वैसे बैलेंस करो कि बीच में 40 मिनट 1 घंटा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, या तो आप लोग रिकॉल कर लो टॉपिक्स को, या तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व का 2 तरीका है, बुक से लिया क्वेश्चन सॉल्व किया, एडी का तो क्वेश्चन करना पड़ेगा तुम्हें, सीधा बात है। जो एडी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ठीक है, हम बता रहे हैं आप लोगों को पूरा का पूरा मेहनत, जितना बार भी आप थ्योरी पढ़ लो, हम बता रहे हैं जितना बार भी आप लोग थ्योरी पढ़ लो, यू कैन आस्क एनीबॉडी, कितना ही थ्योरी करा लो, आपको क्वेश्चंस दिया ना मेरे हाथ से, याद है आपको उस दिन मैंने पेपर डिस्कस किया था, कंजम्पशन क्वेश्चन दिया था ना आप लोगों को, कंजम्पशन फंक्शन निकालना था आप लोग, कैसे सबका हाथ निकाला देखा था उस समय, क्योंकि सम्स नहीं किया था, आपने क्वेश्चंस नहीं किया, क्वेश्चंस करना है। हमारा एग्रीगेट डिमांड इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, तो एग्रीगेट डिमांड को अपना अलग इज्जत दो, 12 मार्क है उसमें भाई, अपने को 1 भी मार्क उसमें गवाना नहीं है, बेवकूफ होगा अगर कोई 12 मार्क वहां जाके देता है। अपन सब नेशनल इनकम की तरफ दौड़ता है, नेशनल में ऐसा कुछ नहीं है, रोज का थोड़ा टाइम पे अगर लगा तो नेशनल इनकम आराम से हो सकता है, बताओ कोई क्या है उसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट, मेजरमेंट 1% करवा भी दिया आप लोगों को, इसमें अगर 5 से समझे अगर अपन करें तो मोर देन एनफ है क्या,
बताओ मेरे को एक बार के लिए, 2 मेथड और डिस्कस कर लेगा, लास्ट में जीडीपी वाला पार्ट है, और आपको बता ही रहा, आपको नेशनल इनकम में 90% चांसेस इस पर लग रहा है आपको कि पिछला पार्ट से आएगा। पीछे लॉजिक है, लॉजिकल क्यों बताया मतलब आपको, चैप्टर बड़ा है ना, चैप्टर बड़ा है आपका, तो वो टेस्ट करेगा कि आपको चैप्टर करके आया है या नहीं आया, कि ऊपर का सिर्फ वो मेन पार्ट करके आ गया, पीछे का पार्ट पूरा करके आया है या नहीं आया, तो उसे आपको टेस्ट कर सकता हो लोग। 2-3 मार्क अगर वहां का है, बेसिक कंसेप्ट का 2-3 मार्क हो गया, ठीक है, और मेजरमेंट से अगर 3-4 मार्क पूछ लिया तो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, बताओ मुझे। आपको पता नेशनल इनकम में एक ही फियर है, ये नहीं कंसेप्ट हिला हुआ है आपको, कंसेप्ट तो 100% लगा, जब तक जाओगे आप लोग एग्जाम देने के लिए तब तक आपको ऐसा लगता है कि नेशनल इनकम सबको जब सॉर्टेड होगा, पूरा एकदम क्लियर होगा बढ़िया से। अभी होने लग गया तो पता नहीं पहुंचेगा, ठीक है। डाल हमको एक चीज का वो उसका सिली मिस्टेक्स का, मैंने पहले बोला था, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है आप लोग, प्लीज अवॉइड, डबल चेक करो, क्योंकि बहुत दुख होगा। आपको बता रहा, आज आपको लगता है कि मेरा क्या हो गया, ठीक है भैया एक चला गया, हम बता रहे जब पेपर लिखोगे ना इकोनॉमिक्स का, कसम से बता रहा आप लोगों को, मन से बता रहा आप लोगों को, 1 मार्क जब जाएगा ना आप लोगों को, और जिसने शिद्दत से किया भी होगा प्री बोर्ड्स के पहले भी, अगर किसी ने किया तो हमको पता है, आप लोग में से 2-3 लोग होगा जो थोड़ा प्री बोर्ड्स को भी सीरियसली लिया हुआ है, ठीक है। कोरोना की वजह से हमको पता सबका सिस्टम पूरा हिला हुआ है, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं, बाकी लोग भी समझ रहा होगा शायद, ठीक है, बट आप लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा कि डज नॉट टेक द फैक्ट कि आप लोग के लिए ईयर इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। तो अभी प्री बोर्ड्स को नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जो करेगा ना उस समय एग्जाम से टाइम, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी और अल्टीमेट बेस्ट एग्जाम को देना पड़ेगा। ये तो जनरली क्या होता है, 2 प्री बोर्ड्स होता है, ठीक है, किसी स्कूल में एक ही प्री बोर्ड होता है शायद ना, किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होता है। पहला प्री बोर्ड्स आप देते हो, सेकंड प्री बोर्ड्स आप सीरियसली देते हो, या कोई पता एकदम सीरियसली देते हो कि हमको भाई एग्जाम में देना नेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद आप मेन बोर्ड से दो। अब आपके बाद इशू क्या पता है, सेवा स्टूडेंट्स लोग तो डायरेक्टली ऑलमोस्ट दे ही रहे हैं, बोर्ड ही दे रहा है, क्योंकि बहुत जन ने दिया ही नहीं एग्जाम, ठीक है, बहुत कम जन ने दिया एग्जाम्स, जो दिया सेवा का एग्जाम दिया, तो आप डायरेक्ट बोर्ड दे दो, तो आप लोगों के लिए वैसे रिस्की है, आपने पिछले साल के एग्जाम नहीं दिया, दिया था क्या, तो ठीक है चलो, कोई जैसे कंसिडर नहीं दिया है, तो आप लोगों ने दिया नहीं, आप लोगों ने अपना प्री बोर्ड्स को कितना सीरियसली लिया, आप लोगों को पता है, कुछ लोगों का तो है प्री बोर्ड, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स जो है आप लोग अब मेन एग्जाम्स में जब लोग टाइम दोगे, आपको बता रहा है जब पेपर लिखिएगा आप लोग को दुख रहेगा, 1 मार्क जब जाएगा दुख रहेगा आप लोगों को, और 1 मार्क 2 जगह अवॉइड करना आप लोगों को, एक सिली मिस्टेक में, दूसरा आईडी का आपको कोई भी पेपर मिले, कुछ भी क्वेश्चन मिले, कहीं से भी मिले, एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चन कर दो जितना मिले, और अगर मिलता है अच्छा तो शेयर करो, क्योंकि आईडी में आप जितना बार पेपर करोगे ना, जितना बार आपको लगेगा ये क्वेश्चन याद है, ये डेट तो आता है नहीं, और आपको नहीं पॉसिबल है क्या बैठ के हर डेटा को याद करना है, डेट को याद करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, बट 10 क्वेश्चन अगर आपको दिया तो क्या पता दिमाग में सेट हो जाए। आपको देखा होगा, अगर 1 मार्क क्वेश्चन अगर देखा हो देना है कि हाँ 1950 कुछ था तो खड़ी, तो आपको एग्जाम में याद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही समझ में आया। तो ऐसे ही करना, आपको 1 मार्क भी उस समय बहुत दुख होगा, तो अभी हर चीज को प्लानिंग से जाओ, ठीक है, हड़बड़ी मत करो तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सब कुछ को पहुंच करेगा, बेकार प्रिपरेशन होगा, बता रहा आप लोग, जो कर रहा है अच्छे से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको आराम से करा देगा, हमको कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अभी तक तो किसी को स्ट्रेस होना भी नहीं चाहिए मेरा कंपटीशन के ऊपर, तो शक ही नहीं होना चाहिए मेरा कंपटीशन के ऊपर, जब कितना करा सकता है। तो आप लोगों को बस हम यही बोलेगा आप लोगों को, एग्रीगेट डिमांड जो चैप्टर है, ठीक है, उसको अपने जैसे रिविजन कराया ना, अपने रेडार में लो, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लेना उसका, थोड़ा बहुत भी अच्छे से क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आप अगर एक बार, आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, संदीप का जैसे आप लोग खोलोगे तो पूरा भरा हुआ क्वेश्चन, और पूरा का पूरा एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, तो क्यों रिस्क लेना है, आप कर लेना, वो 12 मार्क्स सॉलिड कर लो। फॉरेन एक्सचेंज का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया है, और आपको करवा भी देगा अभी, ठीक है, गवर्नमेंट मेथड इजी है एकदम, बीओपी और ये वाला पार्ट इजी है आप लोग के लिए, बचेगा क्या, मैक्रो में 40 आएगा या नहीं आएगा बताओ आप लोग, 1-2 मार्क कंटिन्यूसी और नेशनल इनकम, सिली मिस्टेक्स, दुख तो है ही हमको, ठीक है, 40 में सॉलिड हो गया, फिर आईडी सॉलिड कर लेगा, प्लानिंग के साथ में जाओ, इको तो बढ़िया ही है, 10 चैप्टर बोल के तो है नहीं, 2 पार्ट है, उसको आराम से करो, खत्म करो। आज तारीख कितना है, 14 देखा, मैक्रो का टारगेट बना के चलो अपना लेवल पे। कुछ लोग जो स्प्रेड कर रहा है ना, रोज का 1 घंटा पढ़ रहा है, वो 7-8 दिन लगाओ, तो लग रहा है कि भैया 2-3 घंटा लगा रहे हैं हम रोज का, तो वो क्या करो आप लोग, गेट खोल दो ना, गेट खोल दो, वहां से खिड़की खुला हुआ है, ठीक है, गेट खुला, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ चलो, हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों का मार्क्स आएगा, बट बिना प्लानिंग का क्या है ना, सारा का सारा मेहनत वेस्ट जाएगा, फिर आप लोगों के पास में एक ही चेहरा होगा, वो दुखी वाला चेहरा आएगा आप लोगों के पास में कि भैया पेपर तो आता था, यहाँ तक आया था, यहाँ तक ट्रैवल नहीं हो पाया और लिख नहीं पाया, इसलिए रोज का सैंपल पेपर दे रहे हैं आप लोगों को। अभी मैं टास्क दूंगा आप लोगों को, मैंने सुना है किसी का होमवर्क भी आया हुआ है, ठीक है,
किसी का मैथमेटिक्स का आया हुआ है, किसी का अकाउंटेंसी का होमवर्क वगैरह आया हुआ है, हम आप लोग को देगा, आप लोग को 4 से 5 पेपर्स करना है हाथ से, ठीक है। पेपर रोज का आपको एटलीस्ट देखना तो है, देख क्या बता, आपको थोड़ा इज्जत दो पेपर, जो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ट्राई करो लिखने का। हम मानता है कि आप लोगों का 2 घंटा वेस्ट होगा उसमें, ठीक है, बट वो बहुत फायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का लिखने का हैबिट नहीं है, हम बता रहा हूँ नहीं है आप लोगों का लिखने का हैबिट, इसलिए बता रहा है लिखो। और अगर बाई चांस लगता है कि आज हमको थोड़ा अकाउंटेंसी ज्यादा करना है या दूसरा ज्यादा करना है, उस दिन क्वेश्चन स्क्रिबल कर लो उसको आंसर्स को, समझ रहे हैं। तो उसका पेपर ले लो, कोई क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो पेपर देखने वाला प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूरा इंडिया में किसी को आइडिया नहीं कि आइडिया क्वेश्चन कैसा आएगा या फिर मैक्रो कैसा आएगा, किसी को आइडिया नहीं। पेपर देखने का अपन आइडिया होगा, सारा बुक्स अच्छा जा रहा है आपका, उस वाला क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है पेपर। लास्ट में मैंने सैम्पल पेपर दिया था आपको, सैम्पल पेपर 5, उसमें मैंने स्पेशली लिखा भी था कि वो इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा वो पेपर देख के। तो आप लोग एटलीस्ट स्क्रिबल करो, थोड़ा देखो खुद से थोड़ा सा होना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेडीमेड सामान ज़्यादा काम में नहीं आएगा आपका, इट इज बेटर दैट यू वर्क, बिकॉज पेपर सॉल्विंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक तो 12th है, समझ में आया, तो वो करने का, रोज का पेपर देखने का, सॉल्व करने का और बताने का कि किया या नहीं किया आपने, ठीक है। सोचो अगर आपने 10 पेपर में शिद्दत से कर लिया ना, आपको ऑलमोस्ट पेपर का आइडिया हो जाएगा कैसा आएगा। और इस बार आपको मैंने उस दिन डिस्कस किया था बैठ के, किसके साथ में, सीबीएसई सैम्पल पेपर डिस्कस करा आप लोग सब बैठ के, क्वेश्चन कैसा आ रहा पता है, देखा आप लोग सिलेबस कैसा कर रहा है आप लोग, ठीक है। और एक बात हम भूल जाएगा आपको बताने के लिए, एमसीक्यूज आप लोग जब भी करोगे, एमसीक्यू इजी से इजी एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, आप लोग को चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को, भले आपको लगे कि बी आंसर है, चारों ऑप्शंस पढ़ना। हमेशा ऐसा होता है कि बी में एक ऑप्शन दिया है, डी में आपका वही ऑप्शन दिया है प्लस कुछ एक एलिमेंट होगा जो जुड़ना था, आपको लगे चलो उतना ही दिया है, ठीक है। एमसीक्यू हम बता रहे हैं आपको, ये बताने के बाद भी गलती किया है तो आप लोग इतना कैजुअली मत लो, ठीक है। चारों ऑप्शंस पढ़ो, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को। अब वैल्यू एडेड मेथड के बाद में नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, इनकम मेथड। इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट्स था, क्या क्या था आपका, सीओई, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 चीज था, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and employers, क्या बोला, employers contribution to social security scheme। बोनस आएगा क्या, नहीं आएगा, बोनस आएगा, ठीक है। उसके कमीशन आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, पक्का क्लियर है ये वाला पार्ट 100%। उसके अलावा मुझे बताओ आप लोग, अगर सोचो कोई रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस दिया वो आएगा, यूनिफॉर्म वगैरह दिया तो वो सब नहीं है, बिकॉज वो एसेंशियल है फॉर यू कैरिंग आउट द सर्विस, राइट, तो वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, एम्प्लॉय ने किया नहीं, थर्ड पार्टी ने किया तो नहीं है, खाली किसका कंट्रीब्यूशन आएगा, इजी है। इनका मेथड में याद है, थियरी क्वेश्चन भी पूछता है, आपको दिमाग में रखना सेट, क्लियर है एकदम यहाँ तक। नंबर 2, लैंड एंड रॉयल्टी। इम्प्यूटेड रेंट आता है क्या, और एक वो एक्चुअल रेंट तो आएगा ही आप लोगों को, ठीक है। रॉयल्टी का पार्ट आप लोगों ने क्लियर है कुछ नहीं। नंबर 3, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट आता है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया फॉर अ गुड्स और टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस तो वो आएगा। अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, और वो सामान जो एग्जाम्पल मैंने मोबाइल फोन लिया अपना पर्सनल पर्पस पे और वो ईएमआई में लिया मैंने, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैं, तो वो आएगा नहीं आएगा। मगर अगर मैंने प्रोडक्शन पर्पस के लिए कोई मशीनरी लिया लोन में, उसको फर्दर फैक्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे सामान को, वो आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी आप लोन ले रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आएगा। याद है, आपस में फर्म अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो नहीं आएगा, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है। क्या देना, ये क्लियरली कुछ दिमाग में सेट रखना है। 3 चीज, अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए आपने कोई सामान लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो नहीं आएगा। आपस में फर्म ने इंटरेस्ट पे किया तो वो नहीं आएगा। और नंबर 3 क्या है, अगर गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट पे किया तो वो नहीं आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में 3 चीज है, क्या क्या, रिटेन अर्निंग्स का एक और नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। डिविडेंड का एक और नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और एक क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। 3 पार्ट था आपका, क्लियर है ये वाला पार्ट, इस पे ऐसे कुछ और एडजस्टमेंट था। और लास्ट पॉइंट क्या था, फिक्स्ड इनकम। ये क्या हो गया, बाकी सबको जोड़ के स्मॉल, अगर स्मॉल कोई शॉप्स पर्सन है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिक्स्ड इनकम। सबको मैंने जोड़ा, मुझे क्या मिलेगा, एनडीपी एफसी। ये वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में क्या मिलता है,
जीडीपी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है, इनकम के ऊपर है, जो देश में इनकम आपने कमाया, तो क्या है एनडीपीएफसी, वहां से अपन एनपीएफसी पहुंच सकता है क्या? क्लियर है? तो कुछ प्रिकॉशंस याद है क्या? अगर अपन सेकेंड हैंड मशीनरी बेचता है, अगर सेकेंड हैंड मशीनरी बेचता है तो वो आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? ये आप लोगों को मैंने कल पढ़ने दिया था। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी अगर कोई बेचता है तो वो आएगा? नहीं आएगा। उसमें कोई कमीशन कमाया तो आएगा। शेयर सिक्योरिटी से बेचा तो नहीं आएगा। उसमें कोई कमीशन कमाया तो वो आएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? बाकी तो बेसिक से ट्रांसफर इनकम आता है क्या? नहीं आता। सॉर्टेड? क्लियर है? लास्ट मेथड, अच्छा इससे सम्स करना है आपको। इनकम मेथड पे क्या है, मैं सम्स नहीं कराऊंगा आपको, एक्सपेंडिचर करा के दोनों का साथ में मेथड करा दूंगा। इनकम मेथड इज जनरली मोर पॉपुलर फॉर द थ्योरी पार्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में 4 कॉम्पोनेंट्स था। क्या क्या था आपका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डे टू डे खर्चा आपका। ठीक है, अपन चिप्स खरीदा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको अपन क्या बोलते हैं? एज सी। ठीक है, नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक आधा बुक बराबर। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोग एक बार आ जाओ, खाली इस वाला पार्ट बुक से देख ही लो आप लोग। ठीक है, पेज नंबर 16 में आओ। ठीक है, प्राइवेट फाइनल समझ में आया, गवर्नमेंट फाइनल। नेक्स्ट आओ नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बोला पार्ट आप लोग भूल जाता है, इसलिए मैंने बुक को दिखा रहा आप लोगों को। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसका एक और नाम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पहले तो नॉर्मल अपना डे टू डे खर्चा, गवर्नमेंट का डे टू डे खर्चा, सारा खर्चा को जोड़ना है ना अपने को। एक्सपेंडिचर मेथड में सारा क्या करना है? खर्चों को जोड़ना है। अपना खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा। अब कुछ कुछ खर्चा होता है, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो अपना इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट को इस वाला पॉइंट में अपन ने डाला। क्या क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या क्या देखो, 2 चीज है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या बोला मैंने? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो ये वाला पार्ट को ध्यान से देखना है बुक से। ठीक है, आप लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का 3 चीज है अंदर में। क्या क्या है? ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन, फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और लास्ट पे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट होता है देश में, अगर देश पे इन्वेस्टमेंट होता है तो मेनली 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो देश में होता है। नंबर 1 जो कि है आपका कोई एसेट्स आप बिल्ड कर रहे हो, कोई अगर आप एसेट बिल्ड करो, एसेट का मतलब क्या है? जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, तो क्या आपका वो एसेट हो गया। अगर आपने गाड़ी खरीदा अपना पर्सनल पर्पस में, वो इन्वेस्टमेंट में आएगा या खर्चा में आएगा? खर्चा में, क्योंकि आपका एसेट का मतलब क्या है? जो कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। आपको कोई फ्यूचर में कोई रिटर्न दे रहा है क्या? आप लोग को कोई रुपया कमा के दे रहा है क्या आपको? बट गाड़ी खरीदा फॉर उबर पर्पसेस, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट? पक्का समझ में आया आप लोगों को? पहला बात तो। नंबर 2 अब देखो, इन्वेस्टमेंट जहां करेगा अपन, 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट है। एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक बोला मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सिंपल सर, स्टॉक भी टाइप का एसेट है या नहीं? क्लोजिंग स्टॉक आता है या नहीं आता? आपका बुक्स पे आता है या नहीं आता है? एसेट पे आता है। ठीक है, तो जितना भी आपका स्टॉक वाला पार्ट है, चेंजेस स्टॉक वाला पार्ट जो है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, वो भी टाइप ऑफ एसेट है आपके लिए, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा ही देगा। आप फ्यूचर में अपने स्टॉक को बेचा तो पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा? तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? सही बोला ना मैंने? इन्वेस्टमेंट है तो वो एक पार्ट बनेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। और नेक्स्ट पहला वाला पार्ट क्या है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल सा बात है, अगर तुमने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मशीनरी खरीदा बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं तुम्हारे लिए? है ना, बराबर है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसको अपन इसका पार्ट मानेगा। नंबर 2 अगर घर खरीदा, घर को खर्चा मानेगा क्या? आई जस्ट बॉट अ फ्लैट इन गणेशपुरी, खर्चा है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, करेगा क्या? कितनी बिक जाएगा भाई, समझ में आया? तो वो क्या हो गया आपका? उसमें इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन होता है क्या कभी भी? जनरली नहीं होता आपका। नंबर 3 क्या लिखा हुआ? ये अपना खर्चा, अपने कहाँ का खर्चा कर सकता है? कहाँ का गलत बोला मैंने, अपने कहाँ का इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 1 मैंने क्या बोला? मशीनरी वगैरह पे। नंबर 2 मैंने क्या बोला? घर पे। और गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है क्या? फ्लाईओवर्स बनाता ना, ब्रिज बनाता, ये भी उसके लिए क्या खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट। ये हो गया नंबर 3 ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? सिर्फ यही वाला पार्ट ट्रिकी है और कुछ नहीं है इस वाला पार्ट, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है इससे। क्लियर है? अब देखो, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम में गलती का क्या होता है आपको सम्स पे। वर्ड क्या क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे क्या लिख सकता है आपको? नेट से ग्रॉस करना आता है आपको? क्या करेगा? माइनस या प्लस? प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट से ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आया? तो वहां दिया हुआ हो सकता है आपको
ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट आपको क्लियर है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड दिया है आपको, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया। अगर नेट इन्वेस्टमेंट दिया आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। यही ट्रिक पूछता है आपको, यही वाला ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। और कॉम्पोनेंट्स का दिमाग रखना अंदर का पार्ट वाला, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों पॉइंटों का जोड़ा क्या क्या बोला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 क्या बोला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, उन सबको जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी एनपी। एंड जीडीपी एनपी से अपन को एनएनपीएफसी निकालना आता है। इजी, क्लियर है एकदम ये वाला पार्ट, ठीक है। ये 3 मेथड्स हो गया आपका, ज़्यादा टाइम लगेगा रिवीजन करने में, वगैरह पड़ेगा आप लोग, बताओ मेरे को क्लियर है वाला पार्ट, पक्का? 3 मेथड हो गया आप लोग का, ठीक है। एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, ठीक है। ये वाला पार्ट को देख लो एक बार, और तो जनरल रिलैक्स कर लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लो। लास्ट पार्ट देखो, सुनो, नेशनल इनकम का लास्ट पार्ट। नेशनल इनकम का करंट प्राइस वाला पार्ट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइस वाला पार्ट एक है, और सिमिलर ग्राउंड्स पे एक और पार्ट है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। लास्ट का टॉपिक जो है, ठीक है, तो 2-3 टॉपिक डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, दूसरा क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट किसमें है पता आपको, रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में। पहला लोगों को समझना है कि ये लोग कैलकुलेट क्यों करता है, ठीक है। सबसे पहला बात, चाहे वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस हो, चाहे वो कांस्टेंट प्राइस हो, बात समझो। एक तो करंट ईयर का हमेशा हम लोग नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर में जो हो रहा है इस साल में। फॉर एग्जाम्पल 2021 का अगर बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले 2020 का आया था ना, जीडीपी कितना है, नेशनल इनकम कितना है, तो हर साल जो अपना करंट इनकम का क्या करता है अपन, नेशनल इनकम या फिर जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करता है, हर साल कैलकुलेट करता है, ठीक है। और अपन को कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी जो है, मोदी जी कितना साल से अपने पास में यहाँ पे, 10 साल तो होने वाला है उनको, तो 10 साल ही तो होगा, 2 टर्म निकाल लिया ना, ठीक है, 10 साल हो गया। अब अगर कंपेयर करना है कि भैया मोदी जी के आने की वजह से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सुनो, आपको पता देश में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर मैंने आज कंपेयर किया, सोचो एग्जाम्पल, तो मैंने गवर्नमेंट लिया, ठीक है, एक एनएम कौन हो गया, ठीक है, और एक हो गया एमएम, एक से शुरू हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो मुझे मतलब एक हो गया नरेंद्र मोदी और एक हो गया मनमोहन सिंह। करंट ईयर में, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करें, ठीक है, तो मनमोहन सिंह के टाइम में उन्होंने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, जो मिला के 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है। और उस समय उस सामान का रेट है सोचो 50 रुपीज का, टोटल वैल्यू कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि क्या है जीडीपी क्या है, जबकि नेशनल इनकम जितना गुड्स एंड सर्विसेज देश में प्रोड्यूस हुआ है, बराबर कितना हुआ, 1 लाख, टोटल 10 लाख है, ठीक है। अरे आगे पीछे रहने दो, सुनो, ठीक है, सुनो, तो अब कितना रुपए का वैल्यू बनाया, 10 लाख बनाया, ठीक है। मैंने तो मुझे कंपेयर किया, यूनिट सेम है, 20,000 ही, ठीक है, बट देश में क्या इन्फ्लेशन आया है क्या, इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट 50 का था ना पहले, वो 70 रुपए का हो गया। अभी कितना वैल्यू हुआ इसका, अभी कुछ गवर्नमेंट, कुछ जो न्यूज का चैनल है, वो लोग क्या बोलेगा, देखिए मनमोहन सिंह की वजह से, ठीक है, देश का जो क्या था अर्थव्यवस्था था वो इतनी अच्छी थी, बट मोदी जी आते ही, ठीक है, सबको साथ किया, और देखिए 10 लाख के वैल्यूएशन, 14 लाख का वैल्यूएशन निकाला, क्या काम किया गजब। आप मोदी जी को ही वोट दीजिए, ऐसा प्रचार नहीं कर रहे यहाँ पे, हाँ भैया बीजेपी है, ठीक है, ठीक है, आपको पता है कोई पीछे लोग होगा, ठीक है। तो अभी क्या मुझे बताओ, क्या मोदी जी के आने की वजह से कुछ फायदा हुआ क्या यहाँ पे, नहीं, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि जो इंडिकेशन क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है मोदी जी का वैल्यू, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्लियरली इन्फ्लेशन। देश में पहले 50 रुपए का था, 10 साल बाद में सामान का दाम कितना हो गया, 70 रुपया हो चुका है, इसीलिए ये हो गया करंट। अब करंट बेसिस पे अगर कोई कंपेयर करे तो क्या वो फेयर होगा, नहीं होगा ना, ऑब्वियसली फेयर नहीं दिख रहा आपको। मनमोहन सिंह बोलते हैं, ऐसे वो कुछ बोलते नहीं है ये देखते तो और चुप हो रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, रियल कंपैरिजन करना है
ठीक है। अब जब एग्जाम्पल धनश्री जो है, धनश्री बोलता है कि आपको पता है अब ये मनन बोला कि मेरे को 12th में ना 93% मिला, ठीक है, मनन खुश 93% मिला। धनश्री बोलता है कि तुमको पता है क्या 93% में कौन सा बड़ा बात है, मेरे को क्लास 5 में 97 मिला था, 97, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कंपैरिजन फेयर है क्या? मैं मनन थका देगा उसको, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अब कंपैरिजन फेयर हुआ नहीं हुआ ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को मनन को क्या करना पड़ेगा, अगर धनश्री से कंपेयर करो दो चीजें, या तो इसका वैल्यू आज के वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर उसको इजी, क्योंकि मनन में कभी ना कभी क्लास 6 या 7 में तो पढ़े होगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, उसको क्लास 6 या 7 का मार्क्स से कंपेयर अपन करे तो वो थोड़ा फेयर होता, क्योंकि डिफिकल्ट है ना। धनश्री को अगर हम 12th में लेके चला जाए तो अगर ये 8 या 9 में, ठीक है, इसको 12th में लेके जाए तो सब्जेक्ट अलग है, सब कुछ अलग है, प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा कंपेयर करने में। बट पहले आने में कंपेरिजन करने में इजी है। तो बोला एक को बेस ईयर मान लो, बेस ईयर क्या होगा, वो साल जो एकदम नॉर्मल रहा है, नॉर्मल इवेंट्स में, तो 2020 द मोस्ट नॉर्मल ईयर इन द वर्ल्ड। 2020 में क्या हुआ, कुछ नहीं, ये विशाल बता रहा है, ठीक है। हम लोग काम किया है और राम अगर बोला ना कि हम काम नहीं किया है, ठीक है, तो मत ही बोला तो, ठीक है। सुनो, तो अभी क्या 2020 नॉर्मल ईयर है क्या, तो 2020 को अपन कभी भी बेस ईयर नहीं लेगा। 2007 2012 नॉर्मल था, ठीक है, क्लियर है। तो उनको अपन क्या करेगा, बेस ईयर करेगा दोनों साल में जहां पे दोनों गवर्नमेंट के लिए कंपेरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह सोचो अगर 2006 के टाइम में था, ठीक है, 2006 के टाइम में अगर था तो 2006 का डेटा अपन लेगा और निकालेगा कि एक्चुअली में प्रोडक्शन जो है वो मनमोहन सिंह की वजह से बेटर हुआ है या फिर नरेंद्र मोदी जी की वजह से बेटर हुआ। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर दोनों गवर्नमेंट को कंपेयर करना है, डेटा को कंपेयर करना है, स्पेशली इलेक्शन ईयर है ना अभी, आप देख ला न्यूज चैनल लोग अलग अलग स्टैट्स देगा आपको, अलग अलग स्टैट्स, और कोई बोलो तो एकदम रिसर्च नहीं करता। जीडीपी हुआ नेगेटिव, अरे भाई जीडीपी नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गुड्स बनेगा ही ना। वो लोग बोला चेंज इन जीडीपी नेगेटिव हुआ है कि पिछले साल से इस साल जीडीपी कम हुआ है, नहीं, जीडीपी हुआ नेगेटिव। हमारी गवर्नमेंट आखिरकार कर क्या है मुझको पूछ के, और हम लोग क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। न्यूज चैनल खत्म, और कुछ लोग डिवाइडेड है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, अपना तो कंपैरिजन अगर करें तो रियल में क्या निकालना आप लोगों को, कांस्टेंट रेट्स में, यानी कि 2006 में दोनों गवर्नमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए दो टाइप का नेशनल इनकम या फिर दो टाइप का जीडीपी निकलता है। एक आपको क्या बोला मैंने, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, करंट का मतलब करना अभी तो ये कौन सा हो गया 2021 के बारे में बात करें, ठीक है, ये क्या हो गया, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, या फिर नॉमिनल जीडीपी। क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी, याद करा लोगों को, टेंशन का बात नहीं, टेंशन मत लो, समझ में आया आप लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी करंट ईयर में अगर नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो क्या हो गया, नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, और जीडीपी के बारे में बात करें तो नॉमिनल जीडीपी, समझ में आया। और अगर हम लोग कंपैरिजन करना है, डेटा को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकता है, एक और नेशनल इनकम या फिर जीडीपी निकाल सकता है, जो कि हम लोग कोई बेस ईयर को मान के निकाल सकता है। उसको क्या बोलेगा हम लोग, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। क्या बोला मैंने, कांस्टेंट प्राइसेस, या फिर रियल जीडीपी, बिकॉज रियल वर्ड क्यों आ रहा है इसमें, बिकॉज इट डिपिक्ट्स द रियल पिक्चर ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। क्योंकि हम लोग क्या मतलब है, हम लोग प्राइस से मतलब है क्या, प्राइस तो मैनिपुलेट हो सकता है, प्राइस तो इन्फ्लेट हो सकता है। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कितना वैल्यू का या कितना गुड्स जो है वो बना, समझ में। जैसे यहाँ पे कितना है 20,000, अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 2006 का डेटा लिया उन्होंने, और नरेंद्र मोदी को अगर कंपेयर करें उस समय उन्होंने 25,000 यूनिट्स बनाया @50, तो 50 तो कॉमन रहेगा। और मनमोहन सिंह जो है उन्होंने 20,000 बनाया ₹50, तब उन्होंने बोल सकते हाँ भैया कौन बेटर किया, नरेंद्र मोदी बेटर किया, क्योंकि उसने 5,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाया। दोनों का सेम है, तो अल्टीमेटली क्या बोलेगा कि दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम था, कोई ज्यादा कोई बेनिफिट अपने को क्रिएट नहीं किया। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर आया चीज को, ठीक है। ऐसे किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या, जस्ट आस्क मी। आज तो बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे किसी को है, जनरली किसी को है इंटरेस्ट, नहीं हम लोग के टाइम में हम लोग को तो था, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये मजा तो आता है, मजा तो आता है, ठीक है। अब देखो एक आप लोग आओ पेज नंबर 20 में, देखो एक आंसर रीड कर लो, विच इज बेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। उसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, किसी का मार्क नहीं किया है तो उसको रीड कर लो, समझ में आ गया। और दोनों पेजेस जो है
ठीक है, 2 मिनट टाइम लो आप लोग। पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 का जो पार्ट है उसको रीड कर लो, उसके बाद आगे का टॉपिक करते हैं अपन। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट ही रीड करने का टाइम दे रहे हैं, बिकॉज हमको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला 2-3 पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट मनी रिवाइज कराना है। अगर मैंने नॉमिनल जीडीपी निकाल लिया है या फिर नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस निकाला, मेरे को चेंज देखना है कि चेंज कितना हुआ, आखिरकार कितना चेंज हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन कितना लिखना है, चेंज कितना होगा वैल्यू में। ठीक है, तो उसको निकाल सकता विद द हेल्प ऑफ चेंज। अगर निकालना है ना अपने को, वो अपने निकालेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स, क्योंकि देश में दोनों टाइप का नेशनल इनकम निकाला हुआ रहेगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, दोनों निकालेंगे, या फिर रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, दोनों को निकाला जाएगा। ठीक है, अब लोगों को ये निकालना है कि आखिर चेंज कितना हुआ है देश में। तो चेंज निकालने के लिए क्या तरीका है, प्राइस इंडेक्स, यानी कि बेसिकली क्या है, कंपैरिजन करने के लिए क्या काम में आएगा, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेगा, देखो नेशनल इनकम एट पेज नंबर 19 में देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। समझ रहे, वो चेंज बता रहा है कितना चेंज हुआ है इन परसेंटेज। समझ रहा है कितना नेशनल इनकम में चेंज हुआ है। क्लियर है, ये दोनों चीजों को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आओ आपका नॉमिनल, अच्छा सेम चीज पेज में, नेक्स्ट पेज में आओ, पेज नंबर 20 में जीडीपी डिफ्लेटर दिख रहा है आप लोगों को। तो नेशनल इनकम केस में क्या बोलता है उसको, प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी केस में क्या बोलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर। वर्ड सुनने में क्या टफ कौन सा, डिफ्लेटर, बट उसका प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन देखो, अभी बात, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सम्स पूछ सकता है आपको 2 मार्क के लिए, कुछ भी नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालेगा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 मार्क का पूछ सकता है आपको। ठीक है, क्या होता है वो पूछ सकता है, या फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बेटर नॉमिनल जीडीपी। खुद बताओ, नॉमिनल जीडीपी बेटर है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। क्यों, क्योंकि वो प्राइस चेंज के बारे में बता नहीं रहा है, वो एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है कि आखिरकार आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये वाला पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लीज ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हम लोग। कितना करा है उतना ही करना है, एग्जांपल से पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीडीपी एंड वेल्थ। सिंपल सवाल देखो, जीडीपी क्या बोलते, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। अब साथ में वेलफेयर होना भी जरूरी है ना, यानी कि वेलफेयर का मतलब क्या हो गया कि जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज तो बनाओ, साथ में देश में कुछ भला भी हो, और कुछ कुछ चीज पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, कुछ कुछ चीज नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो ये वाला पार्ट ऐसा है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। एग्जाम्पल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, देश में जितना डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है उस हिसाब से क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कितना इनइक्वालिटी है देश में। जीडीपी का इनकम जहाँ ज्यादा है, ये जीडीपी थोड़ा अच्छा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम लोग, पीछे वाला को पूछ रहे हैं तुमको तुम इतना भी पतला नहीं दिखेगा नहीं। क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हो? सीधा बैठो, दिक्कत है क्या तुम्हारा, बैठने में दिक्कत है, सीधा है बैठने में दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ये सब तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना। ठीक है, सुनो,
तो कुछ कुछ जीडीपी का पोर्शन देखो, एक बार के लिए आप लोग आओ, ठीक है। जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर मीन्स अ सेंस ऑफ material well-being among the people. It depends on the greater per head availability of goods and services. So higher the GDP is generally taken as a greater welfare of the people. जहाँ GDP ज्यादा अच्छा है तो देश के लिए अच्छा है, ये बताया जाता है, देश का भला होना चाहिए, वाला पार्ट इस पे डिस्कस किया है कि जीडीपी और वेलफेयर का आपस में लिंक या रिश्ता कैसा है, ठीक है। However, this generalization may not be correct due to the following limitations or reasons. जरूरी नहीं कि हमेशा देश में अगर जीडीपी अच्छा है तो देश में वेलफेयर भी हो, क्योंकि क्या हो रहा है, जीडीपी मस्त है पर जरूरी नहीं हर एक एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है. नंबर 1 क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. इट इज पॉसिबल दैट द राइज इन जीडीपी inequalities in the distribution of income may also increase. That is, the gap between the rich and poor increases. GDP does not take into account changes in inequalities in the distribution of income, so welfare of people may not rise as a rise in GDP. अब GDP का मतलब क्या, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है. अब देश में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है तो वो लोग खरीदेगा जो लोग अफोर्ड कर सकता है. जरूरी है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो जरूरी नहीं कि देश में जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो सब लोग का बढ़ रहा है. हो सकता है कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए. तो इट डज नॉट इंडिकेट दी हायर द जीडीपी बेटर इज द वेलफेयर फॉर एवरीबॉडी. नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, चेंज इन प्राइसेस. इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस नॉट टू द इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, देन वो रिलायबल इंडेक्स है क्या, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर जाता है आप लोगों को. अगर देश में वैल्यू तो रोज बढ़ रहा है, हर साल का जीडीपी और नेशनल इनकम का वैल्यू बढ़ रहा है, बट वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है देश में, ठीक है. तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका वो रियल और अच्छा इंडेक्स बता रहा है क्या, आपको प्रॉपर बता रहा है, नहीं बता रहा, ऑब्वियसली गलत बता रहा है ना. वो क्लियर है वाला पार्ट, समझ में, थोड़ा फास्ट बताया आप लोगों को, समझ में आया, डिस्कस हुआ होगा एक बार, ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. कभी कभी जरूरी नहीं है कि देश में, जैसे एग्जाम्पल जीडीपी में वही कंट्रीब्यूट कर पाए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रोवाइड करता है. अब घर पे जब लोग खाना बनाता मम्मी लोग, क्या वो जीडीपी का पार्ट बनेगा क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट एक्चुअली में उसमें एफर्ट ज्यादा नहीं जाता. बताओ मेरे को, उसका हम लोग क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं कि भैया कितना उसका वैल्यू है, बताओ मेरे को, नहीं कर सकता. उसको करता तो देश का जीडीपी बहुत हाई होता, बट वो हम लोग नहीं करते. तो दैट मीन्स रियल जो पिक्चर है फ्रॉम द जीडीपी इज नॉट बीइंग इक्वेटेड, राइट. लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है. एक्सटर्नलिटीज दो टाइप का होता है, ठीक है. एक होता है आपका नेगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव. नेगेटिव क्या हो गया, तो जो अगर बाई चांस देश में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, गुड सर्विसेज बन रहा है, फिकर बन रहा है, बट ऑन द बैक एंड क्या हो रहा है, देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो एक नेगेटिव चीजें क्रिएट कर रहा है. हायर द जीडीपी, हायर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, बट नॉट नेसेसरली देश का भला हो रहा हो. और पॉजिटिव क्या है आपका, पॉजिटिव क्या हो गया कि अगर सोचो कुछ जैसे एग्जाम्पल पार्क बनाया भाई, एक पार्क बनाया, फिर लता सिंह फील्ड है ना, लता सिंह फील्ड है, एक बड़ा सा फील्ड है, वहाँ पर क्रिकेट भी खेलता है. एज सच कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी ना हो रहा है वहाँ पर, क्रिकेट खेल रहा है अपना आराम से, पार्क है वहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पर फ्री पार्क होता है ना बहुत जगह, पब्लिक जनरल पार्क घूम रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई रेवेन्यू इनकम नहीं जनरेट हो रहा है. बट हम लोग बोले यार इसमें तो ये तो जगह खराब है, इतना बड़ा सा जगह खराब है, एक काम करके इसको हटाओ, इंडस्ट्री बनाओ, देश में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, जीडीपी बढ़ेगा. पर मुझे बताओ क्या वो अच्छी चीज़ है, कुछ कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देश के लिए जरूरी है, भले ही उससे जीडीपी ना हो. समझ में आया, क्लियर है ये वाला पार्ट, पक्का समझ में आया सारा पॉइंट्स आप लोगों को. और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है. जीडीपी जो है क्या पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, कितना देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. पता चला हम लोगों की एक्चुअली को प्रोडक्शन की वजह से देश में भला नहीं हो रहा है, हम लोग क्या पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोगों का कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, इसकी वजह से जीडीपी बढ़ रहा है. तो ये रियल इंडिकेटर बता रहा है क्या आप लोगों को, क्योंकि जीडीपी पॉपुलेशन को कंसिडर पूरे चैप्टर में मुझे बताओ, जीडीपी और पॉपुलेशन मैंने लिंक किया क्या कभी भी नहीं किया. थोड़ा सा अलग मचकान पार्ट है या नहीं, मुझे बताओ ये वाला पार्ट, ठीक है. एग्जाम में पूछता है वाला पार्ट, ठीक है. इस बार का 2 सैंपल पेपर में इसका पार्ट से क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको, ठीक है. और ग्रीन जीएनपी वाला जो लास्ट पार्ट है वो क्या लिखा हुआ, लास्ट टॉपिक, ग्रीन जीएनपी मेजर्स द नेशनल इनकम और द आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन, यानी कि जीडीपी में देश में भला करो, ठीक है. इसलिए एग्जाम्पल क्या हुआ, खाना वाला अपन बहुत साल से खा रहा था, ठीक है. वेस्टेज बहुत हो रहा था, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खा रहा था. धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को लगा कि नॉनवेज अच्छा नहीं है, तो वेजिटेरियन मेन तो इंडियन कॉन्सेप्ट क्या था, वेजिटेरियन नहीं था. वेजिटेरियन में भी लोगों को क्या लगा कि हम लोग जो है नॉर्मल जो एनिमल्स होता है, जैसे गाय हो गया, ठीक है, बिकॉज उसको ज़्यादा हार्म करता है हम लोग बिकॉज ऑफ द मिल्क, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, वेगेनिज्म को अप्रोच किया, तो प्रॉब्लम दिखा तभी जाके तो नया सोल्यूशन आया. तो सिमिलरली जीडीपी बढ़ने का देश में तो भला हो रहा है, बट ये देखिए कि भैया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नया कॉन्सेप्ट क्या इसका आया, ग्रीन जीएनपी. यहाँ पे क्या बोल रहा है लोग, देश का गुड्स तो बनाओ बट यहाँ पे एनवायरमेंट का भी ध्यान. समझ में आया आप लोगों को. विद दैट नेशनल इनकम का पूरा पोर्शन जो है रिवाइज, ठीक है. क्लियर है वाला पार्ट, पक्का समझ में आया अच्छे से, पूरा सॉलिड है दिमाग में, एकदम प्रॉपर है एकदम, ठीक है.
ठीक है, चैप्टर में क्या क्या है सुनो, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी में चैप्टर में क्या क्या है सुनो। नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज या फिर बीओपी होता क्या है?